आज हम बात करेंगे मोनोपोली के बारे में, मोनोपोली मार्केट सिचुएशन के बारे में। ठीक है। तो मोनोपोली होता क्या है बेसिकली? तो देखो, डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट सिचुएशन हमने पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम क्लासिफिकेशन को देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट होते हैं। पहला परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा मोनोपोलिस्टिक, फिर मोनोपोली एंड देन ओलिगोपोली। तो आज हम बात करने वाले हैं मोनोपोली के बारे में। ठीक है। तो मोनोपोली कैसा मार्केट सिचुएशन है? ये एक ऐसा मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे सिंगल सेलर होते हैं, एक ही कोई सेलर होता है। ठीक है। और कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है आपका वहाँ पे प्रोडक्ट का, जो भी प्रोडक्ट वो बेच रहा है उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट मार्केट में आपका अवेलेबल नहीं है। एंड देयर इज़ बैरियर टू एंट्री, मतलब वहाँ पे उस मोनोपोली में आपको बिजनेस करने के साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब सब लोग वहाँ पे बिजनेस इजीली नहीं कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे। और बैरियर है एंट्री का, मतलब आप बिजनेस वहाँ पे दूसरे लोग आके जहाँ पे मोनोपोली है वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर हम लोग पढ़े मोनोपोली की, तो मोनोपोली को इतने सारे पॉइंट से डिफाइन किया जा सकता है कि एक मोनोपोली मार्केट कैसा मार्केट होता है। ठीक है। तो देखिए, मोनोपोली मार्केट में सबसे पहली बात जो की डेफिनेशन में हमने अभी देखा है कि सिंगल सेलर होते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। करेक्ट है। एक ही सेलर होगा लेकिन वो जो सामान बेच रहा होगा उसको खरीदने वाले बहुत सारे बायर्स होंगे वहाँ पे। ठीक है। नो क्लोथ सब्सटीट्यूट, कोई क्लोथ सब्सटीट्यूट उस गुड्स का नहीं होगा जो मोनोपोली में बेचा जा रहा है। ठीक है। नाउ रेस्ट्रिक्शंस टू एंट्री, अगेन वही सेम पॉइंट, रेस्ट्रिक्शन टू एंट्री, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है कुछ एंट्री के, कहीं कहीं पे एंट्री बंद ही है एकदम से, है ना, मतलब जहाँ पे आपको एंट्री नहीं है, एक मोनोपोली है, एक ही बिजनेस है वहाँ पे और कोई किसी को एंट्री वहाँ नहीं है। ठीक है। नाउ डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री आर एब्सेंट, इसको समझना होगा। फर्म्स एंड इंडस्ट्री के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब जो फर्म है वही इंडस्ट्री है, या ये बोल सकते हैं जो इंडस्ट्री है वही फर्म है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंट इंडस्ट्री होती थी और उससे रिलेटेड बहुत सारे फर्म्स होते थे। करेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे हैं, जैसे आपका रिलायंस हो गया। ठीक है। फिर आप बोल सकते हो कोई भी टाटा भी है आपका, रेमंड हो गया, बहुत सारे फर्म्स हैं, कंपनियां हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। तो इंडस्ट्री मतलब एक सेक्टर को आप बोल सकते हो कि एक सेक्टर है और उससे रिलेटेड बहुत सारे फर्म्स हैं जो उससे रिलेटेड हैं। करेक्ट है। बट मोनोपोली में सिंस एक ही सेलर है तो ये सिंगल सेलर ही उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बनाएगा, उस सेक्टर को बनाएगा और खुद ही उसमें बिजनेस करेगा। तो यहाँ इंडस्ट्री और फर्म अलग अलग नहीं होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है। नाउ प्राइस मेकर, तो ये प्राइस भी खुद ही सेट करता है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में आपका जो इंडस्ट्री है वो प्राइस सेट करते थे, मतलब दे आर प्राइस मेकर, और जो फर्म्स हैं उसी प्राइस को वो लेके और उसी प्राइस पे सामान को बेचते थे। ठीक है। तो वो प्राइस टेकर होते थे फर्म्स। बट यहाँ पे फर्म्स और सिंस फर्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं है, सो दे आर द प्राइस मेकर एंड प्राइस टेकर, वट एवर यू कैन से। तो प्राइस टेकर यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करते हैं वर्ड, प्राइस मेकर ही होते हैं ये। ठीक है। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, इनके पास कोई कंपटीशन नहीं होता है, एक ही आदमी बिजनेस कर रहा है, एक ही सिंगल बिजनेस, तो उसका कंपटीशन कोई और नहीं है। ठीक है। तो कोई वहाँ पे कंपटीशन दूसरा बिजनेस करने के लिए उसी सेम प्रोडक्ट का कोई दूसरा कंसर्न नहीं है, दूसरा फर्म नहीं है, सो वहाँ पे कोई कंपटीशन भी नहीं है। ठीक है। एंड अंडर मोनोपोली प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ये आपका परफेक्ट कंपटीशन में भी होता था। प्राइस मतलब यहाँ से आप बात कर सकते हो सेलिंग प्राइस को। ठीक है। तो जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वही आपका एवरेज रेवेन्यू भी होता है। और एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? आपका टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी, मतलब प्राइस पर यूनिट इसको भी बोलते थे, रेवेन्यू पर यूनिट कितना आ रहा है। तो जितने में आप सामान बेच रहे हो वही आपका एवरेज रेवेन्यू भी होगा। ठीक है। नाउ अब आते हैं हम लोग सोर्सेज ऑफ मोनोपोली पावर, मतलब क्या हुआ इसका कि ऐसे क्या क्या वजह हो सकते हैं जिससे कि मोनोपोली पावर क्रिएट हो सकता है ना, मोनोपोली क्रिएट हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहला जो है वो है आपका गवर्नमेंट लॉ। ठीक है। सबसे पहला है आपका गवर्नमेंट लॉ। बाय गवर्नमेंट लॉ आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो। जैसे गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों पे ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि ये पर्टिकुलर सामान या ये पर्टिकुलर कमोडिटी कोई एक ही फर्म मतलब इसको
बना सकता है और बेच सकता है। तो उसने उसको बाय लॉ या एक राइट दे दिया है, राइट ऑफ प्रोडक्शन किसी एक पर्टिकुलर फर्म को दे दिया है, तो वहाँ पे मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा। से मान लीजिए कि 4-5 फर्म है ABCD, और गवर्नमेंट ने चूज़ किया कि ए ये पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, और कोई इस प्रोडक्ट को ना बना सकता है ना बेच सकता है, तो बाय गवर्नमेंट लॉ एक मोनोपोली क्रिएट हो गया जो कि ए के पास में है। करेक्ट है ना। सेकंड, पेटेंट राइट। पेटेंट राइट क्या बोलता है कि अगर कोई भी फॉर्म ऐसा है जिसके पास में पेटेंट, उसने कुछ एक ऐसा यूनिक चीज़ बना लिया है जिसका पेटेंट उसने करवा लिया है, ठीक है, पेटेंट करवा लिया है, अगर पेटेंट राइट उसके पास में है, तो उसके बिना इजाज़त के कोई और फॉर्म या कोई और कंपनी उस पर्टिकुलर चीज़ को नहीं बेच सकती है। सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर फर्म ही उसको डील करेगा, सेल कर सकता है उसको, ठीक है। तो पेटेंट राइट से मोनोपोली क्रिएट हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका ओनरशिप ऑफ रॉ मटेरियल। अगर किसी के पास में किसी पर्टिकुलर चीज़ को बनाने का जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है उसका अगर ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ उसके पास में है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मोनोपोली क्रिएट हो जाता है। ये इंडिविजुअल के ऊपर भी हो सकता है, इंडिविजुअल फर्म के ऊपर में, या किसी किसी कंट्री के पास में भी, किसी इकोनॉमी के पास में भी ये पावर हो सकता है। मान लो कोई एक ऐसा रॉ मटेरियल जो एक पर्टिकुलर कंट्री में ही पाया जाता है, तो उस कंट्री के पास में एक मोनोपोली है ना, उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को लेके। और नेक्स्ट है आपका कार्टेल फॉर्मेशन। कार्टेल फॉर्मेशन में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि सेम प्रोडक्ट, सेम टाइप के प्रोडक्ट दो तीन, मतलब कुछ फर्म बनाते हैं, वहाँ कोई सिंगल फर्म नहीं होता है लाइक मोनोपोली, ठीक है, तो 2-3 फर्म उसको मिलकर बनाते हैं। अब वो चाहते हैं कि हम ना इसमें एक मोनोपोली क्रिएट कर दें, कि अब इसमें ऐसा कुछ क्रिएट कर दें कि चलो हम 2-3 लोग हैं, हम ये सामान को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, हम बेच रहे हैं इसमें, और कोई इसमें एंट्री ना करे। सो वो क्या करते हैं, मिलके एक कार्टेल मतलब एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं वो लोग, ठीक है, और आपस में जो उनका कंपटीशन होता है वो भी ब्रेक हो जाता है ग्रुप फॉर्म करने से, ठीक है, सबको सबका मार्केट शेयर मिल जाता है कि हाँ कितना किसको प्रोडक्शन करना है। और वो लोग क्या करते हैं कि ऐसा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना देते हैं उसमें कि बाकी फॉर्म्स जो उसमें एंट्री करना चाहती है उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि प्राइस ही उन्होंने घटा दिया, इतना घटा दिया कि दूसरा फर्म उस प्राइस पे सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, उसका शट डाउन पोजीशन आ जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो फर्म अपने आप आउट हो जाएगा अगर उसने बिजनेस स्टार्ट किया भी है तो कार्टेल फॉर्मेशन करके भी मोनोपोली क्रिएट किया जा सकता है। क्लियर है। हाँ, अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू की, ठीक है, क्या होता है रेवेन्यू, ठीक है। देखिए रेवेन्यू सेल से आता है, कैसे, रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू क्यू मतलब क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है, ये आपका बोल सकते हो सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड क्यू हो जाएगा आपका क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी सोल्ड। तो जितना आपने क्वांटिटी बेचा और जितने में बेचा उनको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास रेवेन्यू आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस किसी कमोडिटी का है ₹10 और आपने क्वांटिटी सेल किया है 1000, ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू जो आपके पास आएगा वो आएगा 10 × 1000, करेक्ट है। तो कितना हो जाएगा ये आपका 10,000, करेक्ट है। तो 10,000 रेवेन्यू होता है फर्म को। क्लियर है बात। तो ये जो रेवेन्यू है इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल रेवेन्यू, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ TR मतलब टोटल रेवेन्यू, AR एवरेज रेवेन्यू एंड MR मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो देखो टोटल रेवेन्यू तो हमने समझ लिया क्या होता है। नाउ एवरेज रेवेन्यू क्या होता है एवरेज रेवेन्यू, सिंपल टोटल रेवेन्यू, कितना टोटल रेवेन्यू हुआ है आपका उसको डिवाइड कर दीजिएगा क्वांटिटी से, है ना, क्वांटिटी से। इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं TR/Q, तो आपको एवरेज रेवेन्यू मिल जाएगा। क्लियर है बात। और अगर मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें तो मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, देखो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि मार्जिनल का, पहले तो मार्जिनल वर्ड के बारे में जानते हैं। मार्जिनल मतलब क्या, फॉर 1 एक्स्ट्रा यूनिट, करेक्ट है,
मार्जिनल का मतलब होता है फॉर वन एक्स्ट्रा यूनिट, इसका मतलब हुआ, और मार्जिनल रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेच के आपको कितना रेवेन्यू हो रहा है, कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू हो रहा है, उसी को मार्जिनल रेवेन्यू बोला जाता है। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, एक चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय चेंज इन क्वांटिटी, करेक्ट है, और दूसरा मार्जिनल रेवेन्यू फॉर एन यूनिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू फॉर एन यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू फॉर एन माइनस वन यूनिट, करेक्ट है। तो ये दोनों फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया, इफ टोटल रेवेन्यू एट 5 यूनिट is rupees 100 and total revenue at 6 unit is rupees 110, ठीक है। तो find MR, that is marginal revenue at 6 unit, तो 6 यूनिट पे आपको मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, मार्जिनल रेवेन्यू एट 6 यूनिट, एन की जगह पे 6 यूनिट, जितना आप सामान बेच रहे हो। ठीक है, किस यूनिट पे पूछा जा रहा है वही एन है आपका, तो मार्जिनल रेवेन्यू एट 6 यूनिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू एट 6 यूनिट, यहाँ एन है यहाँ भी एन है, ठीक है, माइनस टोटल रेवेन्यू एट 6 माइनस 1 यूनिट, मतलब कितना हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, 6 माइनस 1 5 यूनिट। तो देखिए टोटल रेवेन्यू एट 6 यूनिट है आपका 110 एंड टोटल रेवेन्यू एट 5th यूनिट है आपका कितना 100, करेक्ट है। तो कितना आ गया मार्जिनल रेवेन्यू 6 यूनिट पे 10, मतलब जब 5 यूनिट बेचते थे तो 100 रुपये आपको मिलते थे, 6 यूनिट बेचा तो 110 मिला, मतलब एक्स्ट्रा कितना मिल गया आपको, तो 10 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिला जब 6 यूनिट आपने सेल किया, करेक्ट है ना। अब बात करेंगे हम लोग शेड्यूल एंड कर्व के बारे में। ठीक है, शेड्यूल एंड कर्व ऑफ टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। देखिए शेड्यूल का मतलब होता है कि अगर किसी भी चीज़ को आप टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में करते हो, जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया हुआ है, एक टेबल के फॉर्म में अगर आप लिखते हो तो इसे शेड्यूल बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली शेड्यूल क्या है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट। और कर्व क्या है हमारा, तो कर्व है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जब हम लोग ग्राफ इसका बनाएंगे, कर्व बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग शेड्यूल देखा जाए, तो शेड्यूल में देखो आपको प्राइस दिया गया है ना, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस पर यूनिट, ठीक है, और क्वांटिटी सोल्ड, कितना आपने क्वांटिटी बेचा है, ठीक है। इससे आपको निकालना क्या क्या है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू आपको निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए टोटल रेवेन्यू हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा था कि प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड, है ना, प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड करने से टोटल रेवेन्यू मेरा आ जाएगा। तो आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए और टोटल रेवेन्यू निकाल लेंगे हम लोग अभी। तो 10 इंटू 1 10, 9 2 18, 8 3 24, 7 4 28, 6 5 30, अगेन 5 6 30 एंड 4 7 28, करेक्ट है। तो ये टोटल रेवेन्यू आ गया हर एक पॉइंट पे। नाउ एवरेज कैसे करते थे, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड, करेक्ट ना, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड, सबका करते जाएंगे मिल जाएगा आपको। तो 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 18 डिवाइडेड बाय 2 9, 24 डिवाइडेड बाय 3 8, 28 डिवाइडेड बाय 4 7, 30 डिवाइडेड बाय 5 6, 30 डिवाइडेड बाय 5 6 5 and 28 divided by 7 that is 4, करेक्ट है ना। अब देखते हैं हम लोग MR, मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल हमने देखा ही था, क्या था, N टोटल रेवेन्यू एट N यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू एट N माइनस 1 यूनिट, जस्ट उसके पहले वाला। तो देखिए टोटल रेवेन्यू, इसके ऊपर तो कुछ नहीं है, तो ये जितना है उतना लिख देंगे यहाँ पे, ठीक ना। इसके बाद आएंगे तो दिस माइनस दिस करेंगे तो ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 18 माइनस 10 8, ठीक है, 24 माइनस 18 कितना हो जाएगा आपका 6, 28 माइनस 24 4, 30 माइनस 28 2, 30 माइनस 30 0 एंड 28 माइनस 30 माइनस 2, करेक्ट है।
तो मार्जिनल रेवेन्यू, यहाँ से एक चीज़ देखने को मिलेगा आपको कि मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू ही है जो आपका ज़ीरो में जा सकता है। एवरेज रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू कभी ज़ीरो नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ लेता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा शेड्यूल तैयार हो गया। ठीक है, इन शेड्यूल से अभी हम क्या करेंगे, कर्व बनाएंगे। ठीक है, कर्व ऑफ TR, AR एंड MR, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। करेक्ट ना? तो देखिए ये हम एक्सेस बना लें। ठीक है ना, इधर हम लोग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्वांटिटी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? और इस साइड में हम लोग TR, AR और MR को रिप्रेजेंट कर लें। ठीक है ना, देखिए तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है TR, AR, MR मिला के 30। ठीक है, तो और सबसे लोवेस्ट कितनी है आपकी, MR लेना होगा तो 2 लेके चलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एक काम करिए 2 से इसको करिए, या 3 पे चलते हैं, 3 6 9 12 15 21। इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, TR, MR, AR। ठीक है, 24 27 एंड 30। क्लियर है ना? चलिए प्लॉट किया जाए, सबसे पहले TR बनाया जाए। तो TR विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, तो 1 पे 10 है, 1 पे 10 कहीं यहाँ पे आएगा 10। ठीक है, ये पॉइंट ना। 2 पे 18, 2 पे ये रहा 18। 3 पे 24, 3 पे ये रहा 24। 4 पे 28, 4 पे 27, 28 यहाँ कहीं आएगा। 5 पे 30, 5 पे ये देखिए थोड़ा और ऊपर जाएगा ये 30। ठीक है, 6 पे भी 30 है और 7 पे अगेन 28 हो गया है। करेक्ट है? तो देखिए आपका कर्व कुछ ऐसा बनेगा। करेक्ट है ना? तो ये हो गया आपका TR कर्व, टोटल रेवेन्यू कर्व। AR अगर हम लोग एवरेज रेवेन्यू की बात करें तो 1 पे 10, अगेन यही सेम चीज़। 2 पे 9 थोड़ा नीचे। 3 पे 8 थोड़ा और नीचे। 4 पे 7 और ठीक है, आप स्केल से बनाओगे तो एग्जैक्ट मिलेगा आपको। 5 पे 6, 6 पे 5 और 4 पे 7 पे 4। करेक्ट, कुछ ऐसा आपको कर्व मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका AR। और MR की बात करें तो 1 पे ये भी अगेन 10 है। ठीक है, 2 पे 8 है, थोड़ा और नीचे 9 से, मतलब कुछ यहाँ पे। फिर 6 है, 4 पे 4 ही है कुछ यहाँ पे। 5 पे 2 है और 6 पे 0 है एंड अगेन 7 पे कहीं यहाँ पे 2 होगा। तो देखिए ये ऐसे, ये भी स्ट्रेट लाइन ही होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो ये हो जाएगा आपका MR। करेक्ट है? तो TR, AR और MR का कर्व ऐसा ही होगा। नाउ अब बात करेंगे हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR के बारे में। ठीक है, कि रिलेशनशिप AR और MR में क्या होता है। तो देखिए शेड्यूल था हमारा, कर्व जो हमने बनाया था वो कुछ ऐसा था। अभी यहाँ पे टोटल रेवेन्यू वाला नहीं बनाएंगे हम लोग। ठीक है, किसका बनाएंगे, AR और MR का। ठीक है, AR और MR
बेसिकली इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम आगे इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ेंगे ना, तो हमें AR और MR कर्व की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली हम लोग इसको ही देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से अगर हम लोग करते हैं, ये हो गया आपका MR और ये हो गया आपका AR, तो इसको बोलेंगे AR कर्व और MR कर्व। अभी हमने देखा था इससे पहले कि MR कर्व हमेशा नीचे होगा AR कर्व से, और दोनों ही क्या कर्व होंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस AR और MR के बीच में कुछ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है। वो क्या रिलेशनशिप है हम देखेंगे अभी, ठीक है। आइए, तो नंबर 1, बोथ AR एंड MR are downward sloping, correct? Both AR and MR are downward sloping. दूसरा, MR lies below the AR curve, ठीक है ना। MR is always lying below the MR curve। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो डिक्लाइन है MR में वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू AR, ठीक है। लिख भी सकते हैं आप, डिक्लाइन इन MR इज मोर देन AR, ठीक है। ज़्यादा तेजी से घट रहा है MR, ठीक है। थर्ड जो है वो है आपका MR कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ठीक है। ये भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं शेड्यूल में कि MR ही है जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। अगर आप कर्व में यहाँ पे नेगेटिव दिखाना चाहें तो आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करके इसको बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो ये MR कर्व आपका देखिए नेगेटिव की ओर भी चला गया, नीचे इसके आया मतलब नेगेटिव, क्लियर है। तो ये हो गया आपका रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR, करेक्ट है। नाउ इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन या आप बोल सकते हो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन ऑफ अ फर्म, वो हम लोग करेंगे अपने अगले क्लास में, मतलब अगले वीडियो में आपको, ठीक है। बाय बाय।